नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के पहले चैप्टर के दूसरे पार्ट के बारे में। इसके पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में हमें एक्चुअली बात करना है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में, कि डिजीज के कॉन्सेप्ट क्या में आपको क्या लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होती है डिजीज, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो डिजीज होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए प्रिवेंट कर देती है। कहने का मतलब डिजीज एक कंडीशन व्हिच प्रिवेंट एन ऑर्गेनिज्म और बॉडी फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली इज टर्म्ड एज अ डिजीज। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने से प्रिवेंट करती हैं। दैट्स आर नोन एज अ डिजीज। ठीक है। एंड डिजीज जो होती है वो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, और ह्यूमंस एक एनिमल्स ही है तो उसमें भी होती है। तो क्योंकि हम ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमंस की डिजीज में ज़्यादा होते हैं और उसी के लिए ज़्यादा दवाएं बनाई जाती हैं, और दूसरा एनिमल्स के लिए भी बनाई जाती हैं। तो डिजीज जो होता है, डिजीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक्चुअली डिजीज को 3 कैटेगरी में कैसे बांटा गया है? पहला इंट्रिंसिक डिजीज होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक डिजीज होता है, और तीसरा अननोन ओरिजिन का डिजीज होता है। कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक डिजीज का मतलब क्या होता है सर, कि ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर से ही जनरेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डिजीज। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी डिजीज, आपके बॉडी का कोई फंक्शन एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से कोई डिजीज उत्पन्न हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक डिजीज। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर से ही होता है। जैसे हेरिडिटरी डिजीज होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर कंडीशंस होती हैं, कैंसर से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज होती हैं, ये सब इंट्रिंसिक डिजीज होती हैं। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक डिजीज। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डेवलप है ये शरीर के बाहर से आने वाली चीज़ों की वजह से डेवलप होता है। अब इसमें एग्जांपल्स में आपको मैं बताऊं तो इसमें एग्जांपल्स बड़ा अच्छा है कि जैसे जो बैक्टीरिया से डिजीज होता है, वायरस से डिजीज होता है, वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक डिजीज बोलते हैं। अननोन रीजंस क्या है? जैसे अल्जाइमर डिजीज है, उसका अननोन रीजन, उसका कोई रीजन अभी पता नहीं है सर, तो कहने का मतलब उसको हम बोलेंगे अननोन ओरिजिन का कोई डिजीज है, कैसे उत्पन्न हो गया नहीं पता है अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम लोग बात करते हैं कि जो स्टडी होती है डिजीज के काज की, ठीक है, मतलब जो डिजीज का काजेशन होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, क्या इटियोलॉजी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इस प्रकृति में 2 प्रकार के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कि रोग को उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स, जो कि 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एंडोजिनस फैक्टर्स और एक्सोजिनस फैक्टर। एक्सोजिनस को हम इन्वायरमेंटल कहते हैं, एंडोजिनस जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा इंट्रिंसिक डिजीज, वैसे ऐसे फैक्टर्स जो हमारे अंदर जो है डिजीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ही वो एरर्स होते हैं। जैसे जेनेटिकली अगर कोई चीज़, कोई बीमारी होती है तो वो एंडोजिनस फैक्टर्स की वजह से होती है। और एक्सोजिनस फैक्टर का मतलब है कि इन्वायरमेंट में पाया जाने वाला कोई फिजिकल, केमिकल या बायोटिक एजेंट जो कि डिजीज को काज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजिनस फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने वैसे लिखा नहीं है, मतलब नोट्स तो नहीं बनाया है उसका, लेकिन अभी अगर बात करें, कुछ होता है सिंपैथोमेटिक इन्फेक्शन। वो क्या होता है? तो सिंपैथोमेटिक इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि माइक्रोवियल इन्फेक्शन के द्वारा होती है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमेटिक इन्फेक्शन। मतलब इसको ऐसे कोई समझ लीजिए कि कोई माइक्रोब आके आपको अफेक्ट किया, और अफेक्ट करने के बाद आपके बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिम्टम्स उत्पन्न हो गए जो कि आपकी हेल्थ को लैक करते हैं, तो दैट्स आर नोन एज अ सिम्पेटोमेटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये तो कुछ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज। तो नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है डिजीज की, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है, अगर ऐसे ही आप सोच के देखो, तो नेचुरल हिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज होती है उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर आई, उसके पहले उसने क्या किया था, वो कैसे कैसे आ सकती है, यही सब इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज में। तो जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि जो
नेचुरल हिस्ट्री होती है, उसी से हम डिजीज़ के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे एक फिजिशियन होता है या एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, उसे डिजीज़ के बारे में कुछ भी पता करना है तो वो क्या करेगा, उस डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री देखेगा, उस डिजीज़ की प्रीवियस में उसने क्या कैसे किया है उस सब को देखेगा। तो वही सब कुल मिला के हम लोग बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो ईच डिजीज़ हैज़ इट ओन्स नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ अ मोस्ट ऑफन डिफरेंट इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल। कहने का मतलब सभी की अपनी प्रक्रिया होती है, सभी की अपनी हिस्ट्री होती है डिजीज़ की, और हर व्यक्ति में वो अलग अलग हो सकती है। जैसे वही बीमारी आपके ऊपर कुछ और अफेक्ट करती है, वही किसी और के ऊपर और भी अफेक्ट कर सकती है, उसको कुछ ज़्यादा बीमार कर सकती है, उसको कम बीमार करती है, इस तरह से हो सकती है। और एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है इसी नेचुरल हिस्ट्री को, डिजीज़ के नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी करता है कम्युनिटी के अंदर और उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो बस नेचुरल हिस्ट्री के बारे में इतना ही आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि नेचुरल हिस्ट्री के कितने फेजेस होते हैं, जैसे आप कोई होस्ट है, सॉरी कोई भी एजेंट है, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो उसके कितने फेज होते हैं। ठीक है, तो उसके दो फेज हो सकते हैं। कौन कौन सा? प्री पैथोजेनेसिस फेज, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट में होता है, और पैथोजेनेसिस फेज जो है ह्यूमंस में होगा या एनिमल्स में होगा। अब प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या होता है सर? प्री पैथोजेनेसिस फेज का मतलब होता है कि बीमारी को उत्पन्न करने से पहले उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, मतलब जो रोगजनक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज। और पैथोजेनेसिस फेज का मतलब होता है कि मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जब वो पहुंच गया है, जो एजेंट है होस्ट के अंदर पहुंच गया है, उस समय उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, दैट्स आर नोन एज द पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, तो दो प्रकार के फेज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्री पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्री पैथोजेनेसिस की, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी प्रोसेस होती है इन्फेक्शन के पहले किसी पर्सन के, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज या प्री पैथोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, एंड अगर आपको मैं बताऊं कि तो इस प्रकृति में, इस इन्वायरमेंट में जितने भी एजेंट फैक्टर हैं, ठीक है, वो ह्यूमन होस्ट के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं और कर करके बीमारी उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जितने भी लोग हैं वो सभी एक डिजीज के बीच में हैं। मतलब ऐसे हम सब के चारों तरफ एक ऐसे डिजीज एजेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी, जितना भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, वो सभी को बीमारी होने का खतरा होता है, क्योंकि हम सभी माइक्रोब्स के बीच में रह रहे हैं, हम सभी पैथोजेंस के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो यही सब बताया जाता है इसमें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो होता है कि नेचुरल हिस्ट्री का प्री पैथोजेनेसिस फेज इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसमें काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है एजेंट फैक्टर, मतलब जो रोग उत्पन्न करता है वो। दूसरा, जिसके अंदर रोग उत्पन्न हो रहा है, वो होस्ट फैक्टर कहलाता है। और तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं आपका? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे जब तीनों फैक्टर्स आपस में मिलते हैं और कॉन्जुगेट करते हैं, तब जो है किसी भी होस्ट के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है। कोई होस्ट फैक्टर है, उसके अंदर कोई होस्ट फैक्टर है बीमारी के लिए। होस्ट फैक्टर का मतलब आप हैं, मान लीजिए होस्ट, तो आपके अंदर कोई कमी होगी तभी आपको डिजीज होगी। जैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, आप खाना सही से नहीं खा रहे हैं, तो ये सब होस्ट फैक्टर कहलाएगा। एजेंट फैक्टर का मतलब वहां पे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होना चाहिए बीमारी उत्पन्न करने के लिए। और तीसरा, पर्यावरणीय कारक भी होना चाहिए, पर्यावरण भी ऐसा होना चाहिए कि आपको डिजीज उत्पन्न हो पाए। जब ये तीनों कंजुगेट करते हैं तो डिजीज जो होती है वो होस्ट के अंदर दिखाई पड़ जाती है या हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स कहलाते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एजेंट फैक्टर्स की, तो एजेंट फैक्टर्स क्या होते हैं सर? तो एजेंट फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंस जो आपके वातावरण में रह रहे हैं, जो कि डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम एजेंट फैक्टर कहते हैं। अब ये एजेंट फैक्टर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट एजेंट हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सोशल, और कुछ एक्सेस और एब्सेंस ऑफ द हेल्थ फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जिंदा होते हैं और ये बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब होता है। न्यूट्रिएंट फैक्टर में, न्यूट्रिएंट फैक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं अगर आपको अंदर उसकी कमी हो जाती है। एक्चुअली न्यूट्रिएंट फैक्टर्स थोड़ा सा एलर्जी इत्यादि काज कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी अगर एक्सेस हो जाएं या कम हो जाएं तो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आपका है फिजिकल फैक्टर।
फिजिकल एजेंट्स जो होते हैं वो कैसे एजेंट्स हो सकते हैं कि वो ऐसे भौतिक एजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए लाइक हीट, कोल्ड, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, इसकी वजह से भी अब कोई बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्सोजिनस एजेंट, एक होता है एंडोजिनस एजेंट। एक्सोजिनस एजेंट का मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि आपके शरीर से बाहर हैं और वो आप रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपके बॉडी से बाहर कौन कौन से, जैसे फ्यूम होता है, डस्ट होती है, मेटल्स होते हैं, गैस होते हैं, सभी केमिकल्स हैं और ये सभी आपके अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं बाहर से आकर के। तो एक्सोजिनस एजेंट्स होते हैं। एंडोजिनस एजेंट का मतलब ऐसा कि ऐसे केमिकल्स जो आपके बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो आपके अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोजिनस एजेंट, जैसा कि यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन्स, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल एजेंट्स। तो मैकेनिकल एजेंट्स क्या होते हैं सर? मैकेनिकल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि मैकेनिकली आपको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हो सकता है क्रशिंग, जैसे टीयरिंग हो सकता है, या स्प्रेन मतलब मोच वोच आ जाती है आपको, या इंजरी हो जाती है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वो भी आपके हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। ठीक, तो नेक्स्ट होता है सोशल एजेंट्स। सोशल एजेंट्स का मतलब क्या होता है? सोशल एजेंट्स जो हैं वो भी एजेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग कोई करता है, अल्कोहल लेता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, बस खाते जाता है, फैटी सामान खाता है। ठीक है, सोशल आइसोलेशन करता है, लोगों से दूर रहता है। लोगों से दूर रहना सबसे बड़ी बीमारी, आपको पता है? लोगों से दूर रहना और कोई मित्र ना बनाना, किसी से बात ना करना सबसे बड़ी बीमारी होती है और इस वजह से ऐसे सोशल आइसोलेशन नहीं होना चाहिए आपके बीच में। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात अलग है, सोशल डिस्टेंसिंग एक्चुअली कोरोना की वजह से हो रहा है, वो उसकी बात अलग है, लेकिन सोशल आइसोलेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, या किसी को नहीं करना, मतलब किसी को छोड़ना नहीं चाहिए अकेले। ठीक है, नहीं तो वो बीमार पड़ सकता है। जैसे ड्रग एब्यूज भी हो सकता है सोशल एजेंट्स में। नेक्स्ट होता है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ द हेल्थ फैक्टर। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनकी डिफिशियंसी या उनकी एक्सेस आपको बीमार कर सकती है। तो ऐसा भी जो है ये भी कहलाता है एक प्रकार से एजेंट फैक्टर। ठीक है, आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होस्ट फैक्टर क्या होता है। तो होस्ट फैक्टर का मतलब होता है कि जो होस्ट है, जो मेजबान है, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं जो कि जिन्हें बीमार कर सकते हैं वो कहलाते हैं होस्ट फैक्टर। जैसे कि डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उनकी एज क्या है, उनकी सेक्स मतलब उनकी बॉडी मेल है या फीमेल है, उनकी बॉडी ऐसे बुजुर्ग हो गई है, बुढ़ी हो गई है, तब भी बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। कुछ फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां मेल्स में ज़्यादा होती हैं, तो सेक्स भी हो सकता है। तो ये सभी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझ लीजिए कि उनका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है उन्हें बीमार करने के लिए। उनका ब्लड ग्रुप क्या है, कुछ ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार होते हैं। उनके अंदर एंजाइम्स कैसे हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर उनका कैसा है, उनकी इम्यूनिटी कैसी है। ठीक है, ये सभी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं होस्ट के लिए जो कि उन्हें बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर्स। जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर्स में जैसे आप समझ लीजिए कि उनकी एजुकेशन सही है नहीं है, अच्छी है, अगर अच्छी है तो वो बचे रहने का प्रयास करेंगे। उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, इनकम कैसी है, हाउसिंग उनकी कैसी है, कैसे घर में रह रहे हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे उनका न्यूट्रिशन कैसा है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, अल्कोहल एब्यूज और ड्रग एब्यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं होस्ट फैक्टर होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इसमें आपका है फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो सर फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है कि जैसे ये समझ लीजिए कि भौतिक चीज़ें आपको बीमार कर सकती हैं। जैसे अभी पहले भी मैंने बताया कि जैसे एयर, वाटर, लाइट, नॉइज, रेडिएशन, ये सब अगर आपको अफेक्ट करती हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, रेडिएशन हैजार्ड्स हो गए, तो ये सभी आपको अगर अफेक्ट करते हैं तो दैट इज अ फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि आपको बीमार कर रहा है। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जैसे आपके घर के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है, रोडेंट हो गए। एनिमल्स भी आपको ऐसे बीमार कर सकते हैं जो आपके चारों तरफ पाए जाते हैं, जो कि बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, तो वो सभी आते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे आपकी मोरल्स, आपकी लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, पॉवर्टी, मतलब गरीब है व्यक्ति, है ना, और कुछ बिलीफ्स होती हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं, आपके एटीट्यूड्स बीमार कर सकते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं। ठीक है, आपका कल्चर कैसा है, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, रिलीजन्स, ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट फेज जो था, फेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, वो था प्री पैथोजेनेसिस। तो इसको हमने उसे देख लिया एक्चुअली।
कि एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप का है पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या है? पैथोजेनेसिस प्रोसेस इन द मैन, मतलब जो ह्यूमंस के अंदर जो जैसे डिजीज को जो है उसका एजेंट का अंदर आ गया है बॉडी के, अब जो फेज होगा उसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस फेज। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है कोई भी सस्पेक्टेबल होस्ट जो होता है, जब उसके अंदर कोई भी डिजीज का एजेंट घुस जाता है तब उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस फेज। तब वहां से शुरू होती है। और ये करते क्या है, ये बॉडी के अंदर ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है। जैसे आज घुसे तो एक दिन सिम्टम दिखाई पड़ेगा, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल। और इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे टिश्यूज को, हमारी जो फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उनको कर देते हैं, और उसको अल्टर करके हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, और इवन डेथ भी हो सकती है अगर डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक्चुअली क्या होता है, तो सबसे पहले जो बॉडी है और होस्ट उनका इंटरेक्शन होगा और रिएक्शन होगा, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारी टिश्यूज़ को, और हमारी फिजियोलॉजिकल जो है हमें हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कुछ चेंज करेंगे, कुछ क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स आएंगे, हमें बीमारी होगी, हम रिकवरी कर सकते हैं, या कुछ डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है, या कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है, या डिजीज़ हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही कहते हैं पैथोजेनेसिस फेज, यही होता है। अब एक चीज़ ध्यान देना, पैथोजेनेसिस फेज से पहले जैसे आज बीमारी हमारे अंदर आई है, कहने का मतलब आज होस्ट हमारे एजेंट हमारे अंदर आया है, और एक दिन जो है जो सिम्टम उत्पन्न होगा, तो उसके पहले का जो टाइम होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या प्री सिम्पैथोमेटिक फेज। ठीक है, जब तक सिम्टम्स उत्पन्न नहीं हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री सिम्पैथोमेटिक फेज या इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है, तो इसको सब आप पढ़ लीजिएगा। वैसे बताया गया, जितना बता रहा हूँ उतना बहुत है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ोगे। लास्ट में हम देखते हैं कि डिजीज एजेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों डिजीज एजेंट्स की बात करें तो बहुत सारे डिजीज एजेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स एंड हेलमिंथेस। सबसे रोग होता है प्रियॉन्स जो होता है वो ऐसे प्रोटीन केवल होता है। ठीक है, जैसे वायरस होता है तो प्रोटीन के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एक्चुअली वायरस मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है बीच में, आरएनए डीएनए, लेकिन प्रियॉन्स में केवल और केवल प्रोटीन होता है। ठीक है, हेलमेंथ्स का मतलब वर्म्स होते हैं जैसे एस्कैरिस्टीनिया। ठीक है, कुछ दूसरे एजेंट्स जैसे कि फिजिकल एजेंट्स होते हैं। तो फिजिकल एजेंट में आता है केमिकल इंजरी, रेडिएशन, नॉन आइजिंग एनर्जी। ठीक है, नॉन आइजिंग एनर्जी और रेडिएशंस, मैकेनिकल इंजरी, ये सब हो सकता है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा। जैसे बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है उसको बारे में लिख दीजिएगा, एल्गी से कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखोगे। ओके, अब नॉन आइजिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है फिजिकल में? तो नॉन आयनाइजिंग एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे सनबर्न हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ठीक है, थर्मल बर्न हो गया, इसको हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग एनर्जी। दूसरा फिजिकल एजेंट्स में ही हो सकता है आयोनाइजिंग एनर्जी, जैसे रेडिएशन सिंड्रोम्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है, या उससे होने वाला जो खतरा होता है। नेक्स्ट आपका केमिकल एजेंट्स है, जैसे पॉइजन्स हो सकते हैं, एल्कोहल, कोरोसिव का मतलब क्षारक हो सकते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन आपको बीमार कर सकती हैं, ड्रग्स। कुछ मैकेनिकल एजेंट्स होते हैं जैसे फ्रैक्चर्स, इंजरी, क्रशिंग, इंजरी हो गई है तो वो भी अब बीमारी है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एजेंट। न्यूट्रिशनल एजेंट का मतलब होता है जैसे आपके बॉडी के अंदर कुछ कम हो जाता है, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी कम हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, तो ये सभी एजेंट्स होते हैं, वो हम न्यूट्रिशनल एजेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका हेरिडिटरी सिंड्रोम। अब बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, मतलब जो जेनेटिकली होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कारक बोलते हैं, हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार से एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, किसी चीज़ के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी जिसको एक्चुअली बोलते हैं, जैसे अस्थमा है, सीरम सिकनेस है, एक्जिमा है, तो ये सभी जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। तो एक तरह से आप एलर्जी समझ लीजिए, तो ये भी एक प्रकार से रोग कारक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और इसमें हमने अब सब कुछ देख लिया लगभग। अब हम एक लास्ट टॉपिक इस पे बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि है कि डिजीज़ का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी कोशिश करेंगे, बनाएंगे। थोड़ा सा बिजी रह रहे थे इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी, जल्दी से ही आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।